हम लोग भारतीय संविधान में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही परिचित आप लोगों के लिए टॉपिक है, चिर परिचित टॉपिक कह सकते हैं इसको। और इस टॉपिक से चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या ग्रेजुएशन के कोई क्लासेस का कोई एग्जाम दें, हर जगह आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे इसमें से। प्रीलिम्स में जाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कोई टॉपिक, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो किस देश से ली गई है। और अगर आप मेंस में जाएंगे तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो भारत का संविधान है ये एक उधार का थैला है, इट्स द बैग ऑफ बोरो, ऐसा करके कई क्रिटिसाइजर्स इसको जो है आलोचना करते हैं भारत के संविधान। तो आज हम लोग इसी सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि भारत के संविधान में कौन सी बात किस देश के संविधान से आई है। दूसरी चीज हमें ये जानना होगा कि ये जो आलोचना, ये जो क्रिटिसाइज किया जाता है भारत के संविधान का कि भारत का जो संविधान है ये बैग ऑफ बोरो की तरह है, तो इसको क्या रिप्लाई दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का यहाँ हमने स्टेटमेंट भी कोट किया हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें याद नहीं रहता, हम बार बार पढ़ते हैं फिर भी हमें याद नहीं रहता। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा टॉपिक है और अब जब यूपीएससी और पीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। अगर कोई आपको कोई फॉर्मूला बता रहा है तो आप सावधान हो जाइए, या इसका कोई शॉर्टकट बता रहा है तो भी आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये परीक्षा ही इसी बात की टेस्टिंग है कि आप कितना व्यापक दृष्टिकोण से सोच पाते हैं। तो हमारे जितनी भी क्लासेज हैं उस ब्रॉडर पर्सपेक्ट को ही सोच के चलता है, लेकिन इसका फायदा आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा और जब आप मेंस देंगे तो वहां भी आपको भरपूर इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप रेगुलरली हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इकोनॉमिक्स के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और साथ ही साथ इसको बढ़ावा भी दीजिए, है ना, एनकरेज भी कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ये जो थॉट है ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा और उसका लाभ आप भी उठाइए और दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए। तो इसका प्रोसेस ये है कि आप उसको थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हमें भी लगेगा कि हाँ, ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये आप तक पहुंच पा रहा है और आप उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बस इतनी हमें जरूरत है। तो मैं आपसे आज जो बात करने जा रहा हूं कि जनरली लोग इसको जब पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पढ़ लेते हैं कि भाई ये सोर्स है, इस सोर्स से इस देश के संविधान से हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक उठाया और इसमें आ गया। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हमने वो टॉपिक उठाया जरूर, लेकिन उसको हमने अपने संविधान यानी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बदल दिया। जैसी हमारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, हमने उन सारी चीजों को भले ही दूसरे देशों से लिया, लेकिन उसे हमने अपनी परिस्थितियों में बदल कर ही उपयोग किया। तो संविधान में कहां पर वो चीज आई, इसकी भी हम थोड़ी जानकारी आपको इस टॉपिक के साथ देते जाएंगे। अब बात आई याद रखने की, तो देखिए, जब तक कोई भी चीज कंसेप्ट के साथ नहीं आएगा, यानी उसकी अवधारणा आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह से बन नहीं जाएगी, वो चीज आप जल्दी याद नहीं रख पाएंगे। भले ही आप कैसे भी पढ़ लें, तो कॉन्सेप्ट का बनना जरूरी है। जैसे आर्टिकल्स आपको याद रखना है, तो देखिए कई बार ये आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स आपको इस टॉपिक के साथ पढ़ने को मिलेगा, कुछ टॉपिक जब उस पर्टिकुलर टॉपिक में जाएंगे वहां पढ़ने को मिलेगा। ऐसे बार बार अलग अलग अप्रोच से जब टॉपिक आपके सामने आएगा तो वो आपके जहन में अच्छी तरह सेट हो जाएगा और वो आपको याद रहने लगेगा। मीन टाइम, यानी कि तब तक आप इतना कर सकते हैं कि जो चीजें पढ़ाई जाती हैं या आपको बताई जाती है उसको एक टेबुलर फॉर्म में, एक अपने याद रखने के लिए अपने घर में या अपने आसपास एक माहौल बना सकते हैं। आप अपने पेजेस पे नोट कर सकते हैं और उसे बार बार आप जब देखेंगे तो बहुत सी चीजें याद रहने लग जाती। तो याद रखना और याद
रखने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये दोनों चीजें साथ में चलती रहती। तो इसीलिए कोई शॉर्टकट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप जिस तैयारी में लगे हुए हैं उसके वास्तविक अप्रोच यानी रियल अप्रोच को समझिए कि आपका एग्जाम बड़ा है, आपकी परिस्थितियां जो हैं वो कठिन है और उन कठिन परिस्थितियों से आपको संघर्ष करके उस मंजिल तक जाना है। तो वो जो परिस्थिति है जहां पर आपको पहुंचना है उसके लिए आपको संघर्ष भी करना है और मेहनत भी करनी है। और मेहनत करने के लिए आपको ऐसी चीजों को, जो बेस्ट चीज है, जो अच्छी चीज है, उसको समझना है और उसको ग्रास्प करके और फिर आगे बढ़ते रहना है। तो अब हम अपने विषय टॉपिक पर आते हैं कि भाई जो भारत का संविधान हमने बनाया तो उस संविधान को बनाने में हमने कौन सी चीज कहां से लाई। तो पहली चीज तो हमने ये बता दी कि भारत के संविधान की इस बात की आलोचना होती है कि हमने जो है बैग ऑफ बोरो बना दिया, यानी बहुत से देशों से हमने जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको उठा लिया और संविधान बना लिया। तो भाई अंबेडकर की इस बात को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बोरो भरे ही किया है, लेकिन उन सब के बावजूद भी कोई उसमें चिंता की बात नहीं। क्या कहा इन्होंने? As to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो हमारा संविधान है वो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसमें से ही बहुत सी चीजें ले ली गई है। इस बात के लिए हमें कोई एपोलॉजी या माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आई मेक नो एपोलॉजी फॉर इट। क्यों? देखिए, देयर इज नथिंग to be ashamed of borrowing. It involves no plagiarism. Nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of constitution. किसी भी देश को, किसी भी संस्था को जो फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल जो आइडियाज हैं, जो मूलभूत जो अवधारणाएं हैं संविधान की, उसको लेकर के किसी भी देश को कोई पैटेंट नहीं है। अगर किसी देश में कोई अच्छी चीज है तो उसको हमने लिया और उसको हमने समझा, उसे हमने अपनी देश की परिस्थितियों के अनुरूप, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके अनुरूप हमने उसे सेट किया और फिर हम हमारे देश के नागरिकों के हितों में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई माफी मांगने की बात नहीं है, बल्कि हमें पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हमने जो संविधान बनाया है ये विश्व के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ये बात सही है और अंबेडकर जी की ये बात भी बिल्कुल सत्य पर आधारित है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जहां से भारत के संविधान में सबसे ज्यादा चीज ली गई है, जिसको एक्यूजिशन में भी, जिसको अंबेडकर जी ने भी कोट किया है कि अगर हमने यहां से लिया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है ये भारत में लगभग 150 सालों तक शासन करता रहा, 150 से भी ज्यादा सालों तक। उन्होंने क्या है, शासन की एक प्रणाली विकसित की भारत की परिस्थितियों में। ठीक है, वो एक विदेशी शासक थे, वो एक फॉरेन रूलर थे, लेकिन विदेशी शासक होने के बावजूद भी जो इंडियन पर्सपेक्ट में, भारतीय संदर्भ में जो उन्होंने परिस्थितियों को देखा, समझा और जो शासन का तरीका उन्होंने चलाया, अगर उससे हम कुछ सीख रहे हैं और सीख करके अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें कोई आलोचना का विषय नहीं है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। क्या क्या लिया है? देखिए, एक तो फेडरल स्कीम ली है। फेडरल स्कीम मतलब क्या हुआ कि केंद्र यानी सेंटर और स्टेट के बीच हमने जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनको बांट दिया। तो क्या हो गया? फेडरल स्कीम। ये चीज ब्रिटिश शासन काल में शुरू हो गई थी भारत में, क्योंकि उन्होंने एक केंद्रीय शासन व्यवस्था बनाई थी और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो उन दोनों के बीच काम का बंटवारा पहले से ही था। तो उस बंटवारे की
के तरीके को हमने संविधान में इन्वॉल्व कर लिया। और आपको याद होगा जब हमें भी पिछली क्लास में शेड्यूल के बारे में बता रहे थे, तो ये फेडरल वाली चीज यानी विषयों का यानी सब्जेक्ट का डिवीजन कौन से शेड्यूल में था? शेड्यूल 7 में। तो शेड्यूल 7 हमारे संविधान की एक कैरेक्टरिस्टिक है, और शेड्यूल 7 में जो ये कैरेक्टरिस्टिक आया विषयों का बंटवारा, उसमें सेंटर और स्टेट के बीच कार्य और शक्तियों के बंटवारे के लिए हमने इस भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उपयोग कर लिया। तो एक कैरेक्टरिस्टिक यहां से आ गया। ठीक, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थे उसमें बहुत सारे प्रावधान थे, तो उसमें से हमने 250 आर्टिकल्स अकेले यानी लगभग भारतीय संविधान का लगभग 75%, ऑलमोस्ट 75% हमने यहीं से उठाया। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं टोटल? 395, और 395 में से 250 हमने केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो सबसे ज्यादा कहां से लिया हमने? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। हाँ, एक चीज और हमें बताना था आपको कि भारतीय संविधान के जब स्रोत की बात करेंगे, सोर्सेज की बात करेंगे, तो दो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप पढ़ रहे हो, ये इंटरनल सोर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा था, इसमें से बहुत सी चीजें भारत में ऑलरेडी चल रही थी, और उसी में से हमने कुछ चीजों को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो ये हमारा इंटरनल सोर्स है, और इसका अनुभव भी था, हमें पता था कि ये शासन इस तरह से चलाया जाता है। कलेक्टर का पद, कलेक्टर कैसे काम करते हैं, सेक्रेटरी कैसे काम करते हैं, मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, ये सब का अनुभव था हमारे पास। तो इसको हमने लिया फेडरल स्कीम के तहत। ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्योंकि प्रांतों में गवर्नर होते थे, है ना। अब जो गवर्नर होते थे, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये हमने प्रांतों में होते थे, तो ये 1935 के एक्ट में ऑलरेडी था इस तरह की व्यवस्था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। अब बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आया? तो आप जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, राज्य का प्रशासन पढ़ोगे, वहां आपको आर्टिकल 153 मिलेगा, अनुच्छेद 153। अब वहां पर जो है राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है, उसको हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल दिया। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कैसे डाला? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट करेंगे। अब प्रेसिडेंट क्या इंग्लैंड जैसे नियुक्त होते हैं? ऐसा तो नहीं है। भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए तो भारत एक रिपब्लिक है। इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट यानी हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। और इंग्लैंड में क्या होता है? वो जो है हेरिडिटरी होता है, वहां पर वंशानुगत होता है। वहां का जो हेड है यानी ब्रिटेन का जो हेड होता है वो हेरिडिटरी होता है। तो हमने देखिए बदल दिया, अपने हिसाब से चेंज कर लिया। तो इसमें बोरो करने वाली कोई शर्म की बात नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी हैव चेंज अकॉर्डिंग टू द इंडियन पर्सपेक्ट। तो यहाँ पर हमने गवर्नर का पद ले लिया। गवर्नर का पद इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिया। अब जुडिशरी का देखिए, तो जुडिशरी जो सिस्टम था वो भी ब्रिटिश जो शासन था उन्होंने डेवलप किया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। अच्छा लगा भाई, ठीक है, जुडिशरी की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो वो भी अपन ने ले लिया, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहां से शुरू होता है? 124 से। हाई कोर्ट का प्रावधान कहां से शुरू होता है? 214 से। और सुप्रीम कोर्ट कहां होगा? तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है, उसका हेडक्वार्टर कहां? तो सुप्रीम कोर्ट का है जो मुख्य जो सेंटर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारे देश में, पूरे भारत का एक ही है, वो कहां है? दिल्ली में है। और हाई कोर्ट जो है सभी प्रांतों में या कुछ प्रांतों को मिलाकर के भी बनाया गया है, तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दिया 214। तो हमने सीखा जरूर, लेकिन उसे अपनी परिस्थितियों में बदल दिया। तो इस तरह से ये जुडिशियरी का प्रावधान हो गया। अब देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑलरेडी 1935 का जो एक्ट आया था 1935 का भारत शासन अधिनियम, उस भारत शासन अधिनियम में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई थी, यानी एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी केंद्र स्तर पर भी एक लोक सेवा आयोग होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और एक राज्य स्तर पर भी राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी की जो बात की गई है वो बात भी हमने स्वीकार कर लिया कि भाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन का अनुभव था हमारे पास, और ब्रिटिश शासन के जो लोग थे वो जानते थे कि ये जो लोक सेवक है, इन्हें पब्लिक सर्वेंट है, ये बिल्कुल तटस्थ रूप से और निष्पक्ष रूप से चयनित होने चाहिए। पहली चीज वो ये भी जानते थे कि इसमें जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें योग्य लोगों को चुनना चाहिए, यानी
एबल जो अच्छे एफिशिएंट लोग हैं उनको हमें चुन के लाना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने एक बिल्कुल सरकार से अलग, गवर्नमेंट से अलग स्वायत्त संस्था के रूप में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट डेवलप कर लिया था। तो हमने ये अच्छी चीज निकाल के ले आए, है ना, ये अच्छी चीज निकाल के ले आए कि भाई हमारे देश में भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जिसको आजकल हम लोग यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट में जो करते हैं लोक सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन से आर्टिकल में इसको जगह दिया? तो आर्टिकल 315 में इसको जगह दिया। आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का। तो उनके अनुभव से, यानी ब्रिटिश शासन के अनुभव से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया और ये हमारे देश के लिए लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि इसी पब्लिक सर्विस कमीशन के कारण ही आज जो लोक सेवकों की जो भर्ती होती है वो योग्यता आधारित होती है, यानी कि उसमें योग्य लोग चुने जाते हैं और जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर नहीं होती। कैसे होती है? तटस्थ और निष्पक्ष रह करके भर्ती की जाती है उसमें। तो इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट भी हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बदल करके उसे लागू कर दिया। और क्या सीखा हमने इस भारत शासन अधिनियम से? इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब इमरजेंसी प्रोविजन में लेकर थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन तो जर्मनी के वाइबर संविधान से लिया है। देखिए, जर्मनी के वाइबर संविधान से हमने इमरजेंसी प्रोविजन में वो हिस्सा लिया है जो फंडामेंटल राइट पर इंपैक्ट करता है, जो मूल अधिकारों को समाप्त करता है। वो वाला हिस्सा जो है वो वाइबर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिया गया। लेकिन इमरजेंसी का प्रोविजन, यानी इमरजेंसी क्यों लागू करना है, कैसे लागू करना है, ये प्रावधान ऑलरेडी मौजूद था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ये ऑलरेडी चल रहा था उस समय। दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, यानी प्रशासन को कैसे चलाना है, हायरार्की कैसे काम करेगा, कलेक्टर होंगे, कलेक्टर के ऊपर कौन होंगे, उनके ऊपर कौन होंगे, किस तरह से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, किस तरह से रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की जाएगी, ट्रेनिंग की प्रोसेस की जाएगी, ये सब ऑलरेडी चल रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। तो देखिए, इस तरह से हमने ये भी यहां से सीखा कि भाई आर्टिकल 300, 352, 356, 360 ये सब जो प्रावधान है इमरजेंसी प्रोविजन वाले, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम से 1935 से लिया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसे ढाल दिया। 352 में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। 356, 356 में क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी या राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। और 360 में क्या होता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपात का प्रावधान। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये इसका कुछ हिस्सा जो है हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है और एक हिस्सा जो है वो हमने जर्मनी के वाइबर संविधान से लिया है, जो कि फंडामेंटल राइट को प्रभावित करती है। तो वो आगे आप बात करेंगे। इसके अलावा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो प्रावधान है ये प्रावधान में ऑलरेडी ब्रिटिश शासन काल में मौजूद था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि ऑडिट का काम, मैंने भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, इवन राज्य सरकार के विभाग और मंत्रालयों की भी ऑडिट से संबंधित सारी जानकारी इनके पास होती है। अंकेक्षण की रिपोर्ट, आर्टिकल 148। तो 1935 के एक्ट में से, भारत शासन अधिनियम में से हमने कितनी सारी चीजें ली और उसको भारतीय संविधान में अलग अलग जगहों पर सेट कर दिया। हमने फेडरल स्कीम लिया, शेड्यूल 7, हमने जुडिशरी लिया, आर्टिकल 124-214, हमने गवर्नर का पद लिया, आर्टिकल 153, हमने इमरजेंसी प्रोविजन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिया, 352, 356, 360, हमने सीएजी का पद लिया 148। तो ऐसे करके अब क्या होता है कि जो सामान्यतः जो किताबें रहती हैं उनमें एक दो चीजें ही इनमें से दिखाया जाएगा, जैसे आपको फेडरल स्कीम एक मिल जाएगा और एक दो चीजें ऐसे दिख जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पर हमने ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश की और साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भी ले जाने का प्रयास किया। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये आपको काम आएगा।
क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ आर्टिकल्स भी आपके जहन में आ गया, अब एकदम से याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि यार गवर्नर के बारे में 153 में, अगर हमको जुडिशियरी में जाना है तो 124 और 214 की जरूरत पड़ने वाली है, अगर हमको पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानना है तो 315 की जरूरत पड़ने वाली है, इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356, 360 की जरूरत पड़ने वाली है, सीएजी की जरूरत 148 में 148, अगर सीएजी के बारे में जानना है तो 148 की जरूरत पड़ने वाली है। अब जब अलग अलग टॉपिकों में जाएंगे, अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वहां पर अलग ही तरीके से पढ़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल सोर्सेज को समझने के लिए भी हमने इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं, अब चलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा असर पड़ा होगा, पहला असर तो 1935 का और दूसरा असर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा कहां से चीजें ली गई, तो आपको याद हो गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। कौन कौन सी चीजें ली गई, इस पर आपको बार बार नजर डालते रहना पड़ेगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो देखिए क्या क्या चीज होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये ब्रिटेन में काफी पुरानी और मजबूत थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सो यू हैव टेकन फ्रॉम दैट कंट्री। उस देश से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ले लिया है। क्या क्या लिया इसमें, अब जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक तो प्रेसिडेंट हुए, दूसरे राज्यसभा यानी अपर हाउस और तीसरा लोकसभा। यही चीज वहां भी होता है, ब्रिटेन में भी इसी तरह की प्रक्रिया चलती है। वहां पे राजा और वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसी तरह से हमने यहां भी बना लिया। तो ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे देश में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 में आप देखेंगे तो ये चीज उल्लेख किया गया है। यानी जो ब्रिटेन में थोड़ा मोनार्च था, वहां पर क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट यानी ब्रिटेन के जो प्रमुख होते हैं वो चुने नहीं जाते, वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि वंशानुगत चलता रहता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे देश में राज्यसभा होती है वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, जैसे हमारे देश में लोकसभा होती है वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो ये जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया वो थोड़े अंतर के साथ किया। अब हमारा देश तो हेरिडिटरी से तो परेशान ही था, राजा महाराजाओं के का संकट से हम लोग गुजर चुके थे। तो उस अनुभव का लाभ लेते हुए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने कहा भाई हमें तो ये राजा महाराजा वाला सिस्टम खत्म करना है, हमें तो जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए। और वो जो सिस्टम है वो राज्यसभा और लोकसभा के साथ मिला लिया। लोकसभा जनता के द्वारा चुनकर बनी हुई संस्था, राज्यसभा राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुनकर बनी गई संस्था। और इस तरह से हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। और जो राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में बहुमत में आएगी, मेजोरिटी में आएगी, वो सरकार बनाएगी। गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। द मेजोरिटी पार्टी हु गेट मेजोरिटी इन द लोकसभा विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यही पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। मतलब इसमें कोई एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, इसमें चुने हुए, यानी पहले तो चुनना है तो लोकसभा का चुनाव किया जनता के द्वारा, और फिर जिस राजनीतिक दल को मेजोरिटी मिली या जिस गठबंधन को, कोलिशन भी हो जाता है कई बार, एक राजनीतिक दल को नहीं मिलता तो कोलिशन बन जाता है, गठबंधन बन जाता है। तो जिस गठबंधन या राजनीतिक दल को मेजोरिटी मिलेगी वो लोग जो है सरकार को फॉर्म करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होगा। तो यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जब डिटेल में पार्लियामेंट पढ़ेंगे वहां और विस्तृत देखा जाएगा, लेकिन यहां सीखने वाली बात क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से आया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ ये कहां से सीखा हमने, रूल ऑफ लॉ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे संविधान का। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, ये भी हमने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंग्लैंड के हिस्से से, इंग्लैंड से लिया है। तो रूल ऑफ लॉ अब ये कहां देखने को मिलता है आपको, आप जब फंडामेंटल राइट पे जाएंगे आर्टिकल 14 मिलेगा, आर्टिकल 15 मिलेगा, आर्टिकल 13(1) और 13(2) मिलेगा। ये सब क्या है, रूल ऑफ लॉ ही है, विधि का शासन। यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में
कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ, और सबके लिए कानून बराबर है। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, ये रूल ऑफ लॉ का हिस्सा हो गया। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा कानून, भले ही वो संविधान के लागू होने के पहले ही क्यों ना रहा हो या संविधान के लागू होने के बाद क्यों ना रहा हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी अगर कोई कानून बनाया गया या 26 जनवरी 1950 से पहले कोई कानून बनाया गया, अगर ये ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, वो कानून जो है वो वॉइड होगा, यानी कि उसे कम कर दिया जाएगा। 13(1) और 13(2) यही चीज बताता है आपको कि जो संविधान के पूरी तरह लागू होने से पहले बने लेकिन वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, वो भी नहीं चलेगा। जो संविधान के लागू होने के बाद बने लेकिन वो भी फंडामेंटल राइट से अगर कहीं टकराव है, वो भी नहीं चलेगा। अब रूल ऑफ लॉ जो है हमारे संविधान को बहुत मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ जनता को यानी देश के नागरिकों को एक पावर देता है। किसके विरुद्ध? तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसकी तानाशाही के विरुद्ध। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये एक ब्रिटेन से हमने लिया। और रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन में कहां से आया? तो एक विद्वान थे सर एडवर्ड कोक, और ये लगभग देखिए 1552 से 1636 इस ड्यूरेशन के विद्वान थे ये। 1552 टू 1634 ये जेम्स प्रथम का शासन हुआ करता था उस समय में, यानी कि लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच वाला ये टाइम है। सर एडमंड कोक, इन्होंने ही अपनी एक मीटिंग में इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया था जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में ऑलरेडी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में सब प्रोसेस चलता रहता था, क्वेश्चन आवर होता था। और 0 आवर तो देखिए भारतीय परिस्थितियों की देन है, इसे ध्यान रखना। 0 आवर इज द गिफ्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम बाय इंडिया। जो 0 आवर की व्यवस्था है ना, शून्यकाल जिसको बोलते हैं, वो भारतीय संविधान की, भारतीय संसदीय प्रणाली की उपज है। लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें हैं जैसे क्वेश्चन आवर है, इसके अलावा जैसे हमारे संसद में बहुत सारे क्वेश्चन आवर के अलावा भी कुछ व्यवस्था होती है, सेंसर मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ऐसे प्रोसीजर जो होता है लेजिस्लेटिव का, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो भी हमने ब्रिटेन से सीखा है। तो ये भी चीज हमारे देश में आया। अब आया सिंगल सिटीजनशिप की बात। देखिए जब अमेरिका से आप तुलना करेंगे तो यूएसए में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है। यूएसए में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप। वहां पर एक जो प्रोविंसेस होते हैं उनका सिटीजनशिप अलग होता है और पूरे कंट्री का सिटीजनशिप अलग होता है। तो 2 सिटीजनशिप हो गए। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी राज्य में रहे, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहे, वो भारत का ही नागरिक होगा। ही विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से सीखा है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये भी, और सिटीजनशिप जो हमने प्रावधान किए हैं ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब इसको हमने क्या किया, सीखा हमने ब्रिटेन से कि भाई सिंगल सिटीजनशिप जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि भारत तो इतने सारे राजाओं में विभाजित था, लड़ाइयां होती रहती थी, इतने सालों तक गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे? क्योंकि विभाजित थे हम, संगठित नहीं थे। तो हमने ये सीखा कि संगठित रहना जरूरी है, देश में एकता, यूनिटी जरूरी है। तो एकता कैसे बनेगी? अगर हम सिटीजनशिप अलग अलग प्रांतों को दे देंगे तो धीरे धीरे ये होगा, फिर से बिखराव शुरू हो जाएगा, फिर से डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। और हमको जरूरत है इंटीग्रेशन की, एकता की जरूरत है। तो उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ है? तो उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण दिया। और जो हमारी जो हमारी कमिटी थी, यानी प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी, उन्होंने क्या किया, इस चीज को अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छी बात है, सिटीजनशिप जो है ये सिंगल सिटीजनशिप ही अच्छा है। और उसको संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक में उसको डाल दिया। फिर बाद में 1955 में उस समय की जो तत्कालीन सरकारें थी उनको दिक्कत आने लगी थोड़ी, उनको लगा कि सिटीजनशिप में थोड़ा और अमेंडमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने एक अलग से एक्ट बना दिया, उसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 का नागरिकता अधिनियम। तो कभी कभी ईयर पूछ लेते हैं, कभी आर्टिकल पूछ लेते हैं। अब देखिए सिटीजनशिप वाला टॉपिक
आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको फिर पढ़ना होगा, वो तो बार बार पढ़ना होगा, लेकिन यहां पर जानकारी मिल गई। किस संदर्भ में जानकारी मिली? जब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आ गया कि भाई ये सोर्स जो है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपने हिसाब से उसको सिटीजनशिप वाले जो हमारा हिस्सा है उसमें हमने सेट कर दिया। अब और देखिए ब्रिटेन से क्या लिया हमने, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट की जो प्रणाली है, कैबिनेट की प्रणाली यानी कि जो मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री पूरे मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे, प्राइम मिनिस्टर के अलावा उसमें कुछ और मंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होंगे, है ना, दूसरे स्टेट मिनिस्टर होंगे, डेप्टी मिनिस्टर होंगे। अब डेप्टी मिनिस्टर होंगे तो तीन तरह के मिनिस्टर हो गए। कौन कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊंचे दर्जे के, उससे नीचे दर्जे के कौन हो गए? स्टेट मिनिस्टर हो गए, उससे नीचे दर्जे के कौन हो गए? डेप्टी मिनिस्टर हो गए। तो ये जो 3 तरह के मिनिस्टर हो गए और उसके अलावा ये प्रधानमंत्री हो गए, इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ये कैबिनेट कहां से बना? तो वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने डेवलप किया था वो हमने पहले भी बताया। अब इन सब चीजों को कहां सेट किया हमने कि ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति कैसे होगी, ये सब चीज हमने कहां डाल दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 74 और 75 में जाएंगे तो इसके भी बहुत सारे सब आर्टिकल हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि हमने ब्रिटेन से कैबिनेट सिस्टम लिया लेकिन उसे अपने संविधान में अपने हिसाब से सेट कर दिया। आर्टिकल 74 और 75 में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए क्या महत्वपूर्ण बात अपन ने देखी इसमें, प्रीरोगेटिव रिट्स, यानी कि हमने कुछ विशेषाधिकार रिट की भी व्यवस्था है हमारे संविधान में। अब ये रिट वाला प्रावधान कहां से आया? ब्रिटेन के संविधान से आया। ब्रिटेन के संविधान में रिट का प्रावधान जो था वो पहले से था और हमारे देश में भी रिट का प्रावधान किया। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट को बचाना है तो प्रीरोगेटिव रिट यानी विशेषाधिकार होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एम्पावर करना जरूरी है कि आप अगर जनता का अगर फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट किया जाता है, अगर सत्ता में बैठे लोग इतने ज्यादा तानाशाह हो जाते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करने लग जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को ये पावर दे दिया गया कि आप रिट जारी कर सकते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिट, 6 तरह के रिट जारी करने का प्रावधान किया गया। कौन कौन से? अब वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन नाम आपको बता देते हैं। जैसे सर्टियोरैरी एक तरह का रिट होता है ना, सर्टियोरैरी एक तरह का रिट हो गया। इसमें क्या होता है, जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई आप जो है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेज दीजिए, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उस पर आगे चर्चा करेंगे। हैबियस कॉर्पस मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे कोर्ट के सामने एक सर्टेन टाइम के भीतर ले जाया जाए, नहीं तो इनजस्टिस हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस हो गया। मैंडेमस मतलब क्या हुआ? मैंडेमस मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था कोई भी अगर मान लीजिए वो जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, तो हायर कोर्ट क्या करते हैं कि उनको आदेश देते हैं कि आप जो है उस काम को पूरा कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। मैंडेमस हो गया। प्रोहिबिशन यानी रोकना, यानी कि आप हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को क्या कर देती, कोई काम कर रहे हैं उनको रोक देते हैं कि ये गलत हो रहा है, आप मत करिए, प्रोहिबिट करना। फिर एक होता है प्रोसीडेंडो मतलब होता है जस्ट प्रोहिबिशन का उल्टा। प्रोसीडेंडो में क्या करते हैं कि जो हायर कोर्ट होता है लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप प्रोसीड करिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप जो डिसीजन आपने लिया है वो गलत नहीं है, आप उस पर प्रोसीड करते हैं। ये भी एक रिट होता है। कई बार जैसे भारत में इस तरह का रिट बहुत कम ही जारी होता है, लेकिन प्रोसीडेंडो भी एक रिट था जिसको कि ब्रिटेन में प्रचलित था और भारत में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। और एक रिट होता है को वारंटो, यानी किस अधिकार से आपने कोई काम किया। को वारंटो हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो ये जो रिट वाली चीज है ये कहां से आई अपने पास? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई। तो रिट हो गया अपना।
और प्रीरोगेटिव रीड आर्टिकल 32 और 226। और आगे बढ़िए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो संसद में जो लोग जाते हैं लोकसभा में राज्यसभा में, उनको विशेषाधिकार रहता है, कुछ प्रिविलेजेस रहता है। अब वो प्रिविलेजेस जो रहता है उनको विशेषाधिकार रहता है, जैसे उन्होंने संसद में जो भाषण दिया, अगर कुछ बोल भी दिया, अगर कुछ गलत भी कर दिया तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, राइट है उनका, प्रिविलेजेस है, विशेषाधिकार है। आर्टिकल 105 में इसको अपन ने डाल दिया कि हाँ विशेषाधिकार जरूरी है, तभी तो वो देश की जनता के लिए कुछ अलग से हटके कर पाएंगे, समझ पाएंगे, लड़ पाएंगे, विपक्ष जो रहेगा, जो अपोजिशन रहेगा, वो ताकत के साथ अपनी बात बोल पाएगा। अगर हम उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, डरे डरे रहेंगे, तो वो खुल के अपनी बात रखें, इसलिए ये विशेषाधिकार दिखाया गया। मतलब बाहर दिखावा करने के लिए प्रिविलेजेस नहीं है, ये चीज जनता को समझना जरूरी है कि ये जो प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट के लोगों को दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा को के सदस्यों को, इसलिए कि वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके अपनी बात को पूरी ताकत के साथ संसद में रखें, इसलिए प्रिविलेजेस है। इसलिए नहीं कि वो ये लोगों को दिखाएं कि भाई देखो मैं तो सांसद बन गया, मैं विधायक बन गया, मैं मंत्री बन गया, इसलिए नहीं है प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको आर्टिकल 105 के तहत ये विशेषाधिकार दिया गया है। और बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि एक सदन वाली व्यवस्था नहीं है। कैसे? द्विसदनीय, तो सेंटर लेवल पर तो दो सदन है ही, राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा मतलब लोअर हाउस, तो राज्यसभा और लोकसभा। हाँ, स्टेट में भी इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई है, लेकिन सभी राज्य हमारे बाइकैमरलिज्म नहीं है, यानी बाइकैमरल नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो देखिए, अब राज्यों में तो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होने चाहिए, लेकिन क्या सभी राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं? तो नहीं है। तो इसीलिए केंद्रीय स्तर पर तो बाइकैमरलिज्म वाला फॉर्मूला हम पूरा करते हैं, लेकिन स्टेट में सभी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में बाइकैमरलिज्म है, जैसे कर्नाटक में है, कश्मीर में है, बिहार में है, यूपी में है ना, महाराष्ट्र में है, और कहां पर? आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में भी है। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो है बाइकैमरलिज्म है, लेकिन बहुत से राज्य में नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो एमपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में बाइकैमरलिज्म नहीं है, और भी कई राज्य जो नाम मैंने नहीं लिए उस लिस्ट में, वहां नहीं है। तो इसको भी आप जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे वहां हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बाइकैमरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से ले लिया हमने? तो ब्रिटेन के संविधान। अब ब्रिटेन से भी आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ली हमने। एक तो देखिए फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक हमने हमारे संविधान में जगह दिया उसको, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा संविधान का है ना। भाग 3 में आता है ये, आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है ना। जब संविधान शुरू हुआ था देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, 7 जो है मूल अधिकार थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब उसमें से एक राइट क्या हो गया? कम हो गया। एक राइट कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी वाला, उसको हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन से? 1978 में, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो फंडामेंटल राइट को निकाल करके लीगल राइट बना दिया। तो आप फंडामेंटल राइट की सीख लेते हैं अमेरिका से, और उस सीख के आधार पर संविधान में जगह देते हैं 12 से लेकर 35 तक, और उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बदल देते हैं। तो यही तो चाहिए था हमको। तो इसीलिए वो जो शुरुआती आलोचना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती, क्योंकि हमने जो चीजें ली वो भारतीय संदर्भ में एकदम फिट थी। और इसी कारण भारत जो है इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में वर्ल्ड में स्टैब्लिश हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी।
जो हमारी जुडिशियरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अमेरिका में क्या है कि जुडिशियरी बहुत स्ट्रांग है। तो हमने देखा कि भाई हमारे देश में भी जरूरत है, अगर विधायिका यानी लेजिस्लेचर या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अगर मान लीजिए तानाशाही करने लग जाए, अगर जनता के हितों में सोचना बंद कर दें, तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इन दोनों से स्वतंत्र हो और जो संविधान की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी बात कर सके जनता के हित में। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने ले लिया। कहां से लिया? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तब तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा जब तक हम उनको जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं देंगे। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, अगर संसद ने कोई कानून बनाया या मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ने यानी कार्यपालिका ने कोई कानून को लागू किया या कोई आदेश जारी किया और अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसका रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 137। अब आप बताइए जरूरी था कि नहीं था? बेहद जरूरी था। अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू तो उसके साथ जुड़े ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कभी भी हमारी जो कार्यपालिका है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो संविधान के दायरे से बाहर काम करने लग जाए, निरंकुश काम करने लग जाए। लॉर्ड एक्टन की वो बात आप ध्यान रखिए, सत्ता व्यक्ति को निरंकुश बनाती है और अगर सत्ता एब्सोल्यूट हो गई तो वो पूरी तरह से निरंकुश हो जाएगा, एब्सोल्यूटली वो जो है निरंकुश हो जाएगा। तो इसीलिए निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए जुडिशियल रिव्यू भी चाहिए, वो भी हमने अमेरिका से ले लिया। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रणाली जो है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग लगाना है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम किया जो असंवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है, गैर संवैधानिक है, तो हटाना है। कैसे हटेंगे? तो इतना आसान नहीं है वो प्रोसेस, लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 में उसका उल्लेख किया गया है। अमेरिका की प्रोसेस थोड़ी अलग होगी, भारत की प्रोसेस अलग होगी। हमने उसको भारतीय संदर्भ में बदल दिया कि भाई अगर मान लीजिए राष्ट्रपति तो सबसे बड़े संवैधानिक पद, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और वो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख भी हैं, हेड भी हैं, तो इनके खिलाफ अगर कोई ऐसा आरोप होता है तो ऐसा नहीं चलेगा कि एकदम से आप जो है आरोप आया और आपने उन्हें हटा दिया। उसकी एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस, इंपीचमेंट की जो प्रोसेस है वो हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से। अब आप सोच रहे हैं थोड़ा प्रोसेस भी बता दे, तो मैं आपको एक दो लाइन में बता देता हूं। देखिए क्या क्या करते हैं। पहली बात तो ये कि 1/4 मेंबर, जिस भी सदन में आरोप लगाया गया है 1/4 मेंबर जो है वो लिखित प्रस्ताव देंगे, रिटन प्रपोजल देंगे कि भाई ये आरोप है इनके ऊपर और इन्हें हटाया जाना चाहिए। और फिर उस सदन में बहस भी होगी, चर्चा भी होगी और अगर वो 2/3 मेजोरिटी से, यानी ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से वो पारित हो गया तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन जो सेकेंड हाउस होगा, जैसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में लाया गया तो लोकसभा में जाएगा। मतलब आइदर हाउस, किसी भी सदन में ये इंपीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। तो जिस सदन में ये ऑलरेडी 2/3 मेजोरिटी से पारित हो गया उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा? उसमें एक जांच करा लेगा कि भाई ये जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो थोड़ा एक बार एग्जामिन कर लेते हैं, आरोप की जांच कर लेते हैं। और अगर दूसरे सदन ने भी 2/3 मेजोरिटी से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है। हाँ, बीच में एक चीज और, जब चार्जेस फ्रेम हो जाता है तो राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है 14 दिन पहले, यानी 14 डेज की उनको सूचना दे दी जाती है कि भाई आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो ये 14 दिन की एक सूचना वाला कॉन्सेप्ट भी बीच में आता है। लेकिन डिटेल में फिर जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहां पर अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, तो ये जो प्रोसेस है ये भी आया है अपने पास यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से आया है। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी इंपीचमेंट प्रोसेस होती है, इसमें भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, इसमें भी जांच वगैरह होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। और क्या चीज है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये जो वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का पोस्ट है यानी उपराष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति भी होते हैं और साथ में उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, अमेरिका के संविधान से आया, और इसको हमने कहाँ रखा, वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63 में इसको जगह दिया। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली जो राज्यसभा होती है, जो हमारी अपर हाउस होती है, उसके चेयरमैन हो जाएंगे यानी सभापति हो जाएंगे। आर्टिकल 64 भी आ जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने लिया अमेरिका के संविधान से वाइस प्रेसिडेंट का पद, लेकिन उसका उपयोग हमने राज्यसभा के सभापति के रूप में करके उन्हें एक विशिष्ट स्थिति दे दी। तो हमारे परिस्थितियों के अनुरूप हमने उसे बदल लिया। और ये जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये सर्वोच्चता वाली बात जो है ये भी अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। अमेरिका के संविधान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अगर कोई बड़ा विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान की बातों को ही माना जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। तो ये भी एक जो है बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, removal of Supreme Court and High Court judges, impeachment process of President of India, judicial review and independence of judiciary, fundamental rights, ये सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये अमेरिका के संविधान से आया। और साथ ही साथ आजकल बहुत चर्चा में रहता है, उसको बोलते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। ये भी कॉन्सेप्ट की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी और वहीं से हमने सीखी है। और जुडिशियल एक्टिविज्म की बात अगर होगी तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है। और आगे देखते हैं, अगला जो हमारे पास कंट्री है वो है आयरलैंड। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा है वो है आयरलैंड का। आयरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्या क्या आया, तो देखिए एक तो आया हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जरूरत क्या थी, तो इसलिए जरूरत थी क्योंकि राज्य को अगर कोई नीति बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई कानून बनाना है, तो उनको उनके दिमाग में ये रहे कि ये वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी राज्य है। भारत जो है ये कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके काम करे। यानी कि हमारे देश में बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोगों के पास जो है रहने और खाने को भी सामान नहीं है, रहने के लिए भी जगह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में हैं लेकिन वो जो है बुढ़ापे या कई अलग अलग कारणों से परेशान हैं, कई लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो सरकार जब नीति बनाए या जब योजना बनाए या कोई भी कार्यक्रम तय करे तो उन लोगों को अपने ध्यान में रखकर करे। तो इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं इसको कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए। हाँ, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कंपल्सिव नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आ गया आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51 भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब इसको डिटेल में वहां देखा जाएगा, जब अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा अपन को। लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि आर्टिकल 36 to 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया है वो कहां से लिया, तो आयरलैंड से लिया। और क्या चीज देखिए, आयरलैंड के संविधान से लिया एक महत्वपूर्ण चीज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक तो राज्यसभा है अपर हाउस और दूसरा लोकसभा है। अब इस राज्यसभा में अभी जो राज्यसभा की स्थिति है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 233 मेंबर जो है वो तो राज्यों की विधानसभा से चुन के आते हैं, वो भी एक साथ नहीं आते चुन के, उनमें भी जो मेंबर्स होते हैं वो 2-2 साल के क्रम में यानी 6 साल के लिए वो बनते हैं राज्यसभा के सदस्य, और 2-2 साल के अंतराल में उसका चुनाव होता है क्योंकि 1/3 मेंबर जो रिटायर होते हैं उनके लिए चुनाव कराया जाता है। तो राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं
टोटल जो इफेक्टिव मेंबर है वो है 245, यानी 233 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 250 का प्रावधान है, 238 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड, लेकिन इफेक्टिव अभी वर्तमान में कितना बताया मैंने, 233 प्लस 12। तो 12 जो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन से आर्टिकल से करते हैं, तो आर्टिकल 81 से करते हैं। कहां से आते हैं ये लोग, तो देखिए लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस से। तो ये जो क्षेत्र से लोग आएंगे, 12 लोग जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 81 में जगह हमने दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। और एक बात देखते हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाए, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। तो उसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये मिल करके जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। फिर इनकी वोटिंग वैल्यू तय होगी, फिर न्यूनतम कोटा तय होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से चुनाव होगा। ये जो मेथड है, ये मेथड भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया और उसे अपनी परिस्थितियों में बदल लिया, भारत के संदर्भ में उसे चेंज कर लिया। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी जो विधि है उसका वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में हमने विश्व के संविधान से जो कुछ भी सीखा उसको हमने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उसे ढालकर और फिर उसका उपयोग करना शुरू किया। यही कारण है कि भारत का संविधान एक सर्वश्रेष्ठ संविधान में गिना जाता है, क्योंकि इसको संविधान में हमने दूसरे देशों की से बहुत सी चीजें ली, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपनी परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा। हमने हमारे देश की डाइवर्सिटी का ध्यान रखा, हमने हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन का ध्यान रखा, पॉलिटिकल सिनेरियो का ध्यान रखा, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने उन चीजों को अपने देश के संविधान में जगह दी। तो इसीलिए तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी हमारा संविधान, भले ही लोग ये कहें कि ये बैग ऑफ बोरो है, लेकिन इसमें जब आप कंक्लूजन करेंगे, इसका अगला पार्ट हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, जिसमें आपको हम बाकी जो देशों के संविधान हैं उनसे हमने क्या क्या चीजें ली हैं उसका हम जिक्र करेंगे। यहाँ तो फिलहाल हमने देखिए आपको कौन कौन से देशों के बारे में बताया है। नंबर 1, पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया, फिर हमने देखा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, फिर हमने ये देखा कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, और फिर हमने देखा कि हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया। तो अभी हमने आपको 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या ग्रहण किया। नंबर 2, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया। नंबर 3, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ग्रहण किया, और नंबर 4, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया। अब अगली क्लास में हम आपसे जो इसके अलावा बचे हुए देश हैं, जैसे कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया हमने, जैसे कनाडा के संविधान से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, फ्रांस के संविधान से क्या लिया, साउथ अफ्रीका और जापान के संविधान से क्या लिया, और कैसे हमने भारत के संविधान के अनुच्छेदों में उसे पुट किया, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक वीडियो के अंतर्गत हम इसको आपको समराइज करके बता देंगे, और याद कैसे रखा जाए वो भी आपको तरीका बता देंगे। तो फिलहाल हम आज की बात यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके सामने आएंगे, बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बातें ली गई हैं उन पर हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।